नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मिडिल ईस्ट की महाजंग विध्वंसक होती जा रही है। लगभग एक महीने से जारी महायुद्ध अब सबसे खतरनाक मोड़ पर है। अब तक तो दोनों तरफ से हवाई हमले हो रहे थे, लेकिन अब जमीनी जंग की भी आहट है। जमीनी युद्ध के लिए ईरान ने पूरी तैयारी कर रखी है। अमेरिका से टकराने के लिए ईरान ने 10 लाख से ज्यादा ग्राउंड सैनिक जुटाने का दावा किया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर जमीनी जंग हुई तो मिडिल ईस्ट के हालात क्या होंगे? ईरान का क्या होगा? क्या ईरान बार बार अमेरिका के वर्चस्व को ललकार रहा है? चर्चा इन्हीं मुद्दों पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। अमेरिका को ललकार रहा ईरान, तैयार हैं 10 लाख ईरानी जवान। अब जमीनी जंग की तैयारी, क्या अमेरिका पड़ेगा भारी? अब होगी असली जंग, कौन करेगा किसको दंग? ईरान का पावर शो, अमेरिका क्या करेगा? मिडिल ईस्ट में जारी महाजंग अब सबसे खतरनाक मोड़ पर है। अब तक अमेरिका इजराइल का गठजोड़ ईरान पर हवाई हमले कर रहा था। हालांकि ईरान ने भी पूरी ताकत के साथ करारा जवाब दिया है, लेकिन लगभग एक महीने बाद अब महायुद्ध की तस्वीर बदलने वाली है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान पर जमीनी हमले कर सकता है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने 10 लाख से ज्यादा ग्राउंड सैनिक जुटाने का दावा किया है, जो जमीनी लड़ाई में अमेरिका से टकराने को बेताब हैं। जमीनी जंग की आहट के बीच ईरानी युवाओं में सेना में भर्ती की होड़ बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के दिनों में बड़ी संख्या में युवा बसीज, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और सेना में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे हैं। वहीं अमेरिका की बात करें तो मिडिल ईस्ट में करीब 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने पर अमेरिका विचार कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि इस फोर्स में थल सेना और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हो सकती हैं। ये अतिरिक्त सैनिक मिडिल ईस्ट में पहले से मौजूद 5,000 मरीन और 2,000 पैराट्रूपर्स के साथ जोड़े जाएंगे। अगर मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ जमीनी जंग होती है तो ईरान की स्ट्रेटजी पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की सेना एक साथ ईरान पर अटैक करेगी तो ईरान का पलटवार देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान में जमीनी तौर पर इतनी ताकत है कि वो सुपर पावर अमेरिका के जवानों के सामने टिक पाएगा? अमेरिका के पास लगभग 13 लाख एक्टिव सैनिक और 7 से 8 लाख रिजर्व सैनिक हैं, जबकि ईरान की बात करें तो ईरान के पास लगभग 6,10,000 एक्टिव सैनिक हैं, वहीं 3.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। थल सेना पर नजर डालें तो अमेरिका के पास लगभग 5,000 टैंक और लाखों आर्म्ड वाहन हैं, तो ईरान के पास लगभग 1,700 टैंक हैं। अमेरिका और ईरान के बीच ये तो सिर्फ जमीनी ताकत की बात थी, लेकिन नौसेना से लेकर वायुसेना तक पर नजर डालें तो अमेरिका की शक्ति ईरान से कई गुना ज्यादा आती है। लेकिन जिस तरह से अब तक ईरान ने अमेरिका और इजराइल को जवाब दिया है, उससे एक बात तो साफ है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। और अगर जमीनी लड़ाई हुई तो ईरान अमेरिका के सामने कब तक और कहां तक टिक पाएगा, इस पर दुनिया भर की नजर होगी। और अगर गलती से भी ईरान ने अमेरिका को जमीनी युद्ध में परेशान कर दिया तो अमेरिका का वर्चस्व बम बारूद के बीच धुआं धुआं हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है। अमेरिका ने जमीनी सेना भेजी तो ठीक नहीं होगा, अमेरिका हालात नहीं संभाल पाएगा, यह कहा है ईरान ने। तो देखिए, जिस विषय की हम चर्चा कर रहे थे कि आने वाले वक्त में क्या अब यह लड़ाई जो है वो जमीन पर भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि अभी तक तो जो भी लड़ाई हुई है वो हवाई हमले हमने दोनों तरफ से देखे, लेकिन क्या अब ऐसे हालात बनते जा रहे हैं और अब ऐसी परिस्थिति है जहां पर अमेरिका अपने
जमीनी सेना को उतारने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि लगातार ये जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि अब ये लड़ाई जो है वो जमीनी भी हम देखें। तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी जी हैं। सर, बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ मनोज कुमार जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका। अहमद अब्बास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तेहरान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्बास जी, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही प्रदीप कपूर जी हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले तो अहमद अब्बास जी, आप ही से पहली प्रतिक्रिया चाहेंगे। ईरान ने तो अब मतलब खुले तौर पे चुनौती दे दी है और एक तरीके से साफ कर दिया है अमेरिका को कि जमीन पर उतरने की अब कोशिश मत कीजिएगा। क्या हालात वहां पे फिलहाल हैं? जमीन पर जो लड़ाई होने वाली है उसका मैं सोचता हूं कि ये कैसे होगी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि अमेरिका ये जंग कैसे करेगा। एक ट्वीट आया है यहाँ पर, जो पार्लियामेंट स्पीकर है मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, उन्होंने एक ट्वीट किया कि इस रीजन में अमेरिका के जो 16-17 बेसेस थे, अमेरिका वहाँ पर अपने फौजियों को नहीं बचा पाया। वो सारे फौजी खाली होकर, हमको भी पता है, अलग से उसकी रिपोर्ट्स हैं कि वो कुवैत और बहरीन के होटल्स में, जो सिविलियन एरियाज में, वहाँ जाके ठहरे हुए हैं। इसकी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। तो जब वो बेसेस नहीं वो संभाल पा रहा है, तो ईरान की सरजमीन पे अगर उससे फौजी उतारे तो वो उतार के उसको कैसे उन्हें बाकी रख पाएगा, मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा है। और जहाँ आपने जो रिपोर्ट में दिखाया वो बिल्कुल उसकी खबरें यहाँ पर आ गई हैं मीडिया में पूरी तरह से, कि जो वॉलंटियर्स हैं, देखिए जो एक्टिव आर्मी है उसके अलावा वॉलंटियर्स की काफी बड़ी तादाद है। बसीज जिसको कहते हैं, बसीज की अपनी तादाद जो 2.5 लाख 3 लाख हो तो अपनी जगह है, उसके अलावा काफी बड़ी तादाद रहती है। जो कोई भी मसला हो जाता है कि कोई संकट क्राइसिस आता है, तो वो कोई कहीं काम कर रहा है, कोई दुकान है उसकी, लेकिन वो आके फिर वो रिक्रूटमेंट शुरू हो जाता है। वो तादाद काफी ज्यादा है। तो ये लड़ाई कैसे होगी, अमेरिकन किस तरह से अपने फौजियों को बचाएंगे? ईरानियों का तो ये है कि भाई हम बातचीत कर रहे थे, अचानक हम पे अटैक कर दिया। हमारे पास जवाब के लिए मिसाइल थे। मिसाइल में आपने देखा कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर में ईरान ने, एयरफोर्स ईरान की बहुत कमजोर है, सबको पता है, लेकिन किस तरह से जवाब दिया, वो तैयारी जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर की थी उसमें भी ईरान कमजोर नहीं पड़ा। जमीनी जब लड़ाई होगी तो उसमें तो ईरान का मुकाबला, मुझे लगता है कि ईरान काफी अच्छा मुकाबला करेगा। तो मतलब वहां तैयारी इसकी चल रही है। एग्जैक्टली और वो खाली इस पे इस तरह की तैयारी चल रही है कि हो सकता है डोनाल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह की बात कर रहा हो कि नाम वो ले रहे हैं खास द्वीप का या किसी और आइलैंड का, लेकिन वो किसी और आइलैंड में उतारना चाह रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ पर देख रहा था, जो बातचीत चल रही थी वो एक अबू मूसा और लिटिल टॉम और एक तुम पूछो का बुजुर्ग, ये 3 आइलैंड है जिसपे यूएई जो है वो दावा करता है। दोनों मुल्कों में उस पर इख्तिलाफ है, ईरान के आइलैंड है लेकिन यूएई का उस पर दावा है। तो ये इसकी तैयारी चल रही कि जितने भी इस तरह के आइलैंड है सब पे तैयारी मुकम्मल की जाए। हो सकता है नाम कहीं और का लें और वो अपने मैरीन या सील किसी और जगह पर उतारें, तो वो तैयारी इस तरह की यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अब एजेबी जैनी सर आपके पास आते हैं और समझना चाहेंगे कि वर्तमान हालात में जिस तरीके से 1 महीने ये युद्ध चला है, 28 फरवरी को शुरुआत हुई थी और हम आज 27 मार्च को इस पे बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि जिस तरीके से 1 महीने में ईरान ने चौंकाया है, अमेरिका अब ये सोचेगा कि जमीन पे, और वो भी ईरान के घर में, हम जमीन पे ईरान से लड़े? ये अमेरिका सोचेगा? थैंक यू अभिषेक, गुड इवनिंग टू यू। गुड इवनिंग सर। पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद। देखिए, कोई भी लड़ाई शुरू करने से पहले एक लीडर को, देश को या उसके राजनेता को डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमारा पॉलिटिकल एम क्या है, क्योंकि उस पॉलिटिकल एम से मिलिट्री एम निकलता है
मिलिट्री एम से मिलिट्री स्ट्रेटेजी निकलती है और मिलिट्री स्ट्रेटेजी से वो मिलिट्री के टारगेट्स निकलते हैं कि किसने क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है। मुझे अफसोस है कि पेंटागन में मेरे से कहीं ज्यादा बड़े बड़े दिमाग के एनालिस्ट और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हैं, उनका कोई पॉलिटिकल एम नहीं था। उनका पॉलिटिकल एम, पहले तो उन्होंने बोला रिजीम चेंज, आपने 28 तारीख को बॉम्बिंग कर दी, उनका कोई रिजीम चेंज नहीं हुआ, एक खोमेनी मरा, दूसरा खोमेनी पैदा हो गया। आपने जो लीडरशिप को मारा, उसे वो लीडरशिप के उनका चेन ऑफ सक्सेशन बल्कि और बदतर हो गया, क्योंकि पहले जो पॉलिटिकल लीडर्स मारे गए, जैसे कि लारीजानी मारा गया, उसकी जगह पर जो आए हैं वो तो आईआरजीसी के मिलिट्री के हार्डकोर लोग हैं। तो आपका रिजीम चेंज तो उल्टा पड़ गया आपके लिए। फिर आपने बोला कि जी हम जो है न्यूक्लियर इनका डिस्ट्रॉय करेंगे, तो वो तो जून 25 में जब इजराइल ने अटैक किया था ईरान पे, तब भी आपने यही बोला था लड़ाई खत्म होने के बाद कि हमने न्यूक्लियर इनका डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर बोलते हैं जी मिसाइल डिस्ट्रॉय करेंगे, फिर बोलते, तो इनका कोई पॉलिटिकल एम नहीं था। अब ईरान का पॉलिटिकल एम क्या है? ईरान का पॉलिटिकल एम बहुत साफ है अभिषेक, सर्वाइवल। फॉर देम इट इज अ मैटर ऑफ एग्जिस्टेंस, फॉर देम इट इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवेबिलिटी। और ईरान का जो है द एबिलिटी टू एंड्योर पेन, उनकी क्षमता दुख को सहने की, वो उनके पेन को पास ऑन करने की, अमेरिका के ऊपर पेन इन्फ्लिक्ट करने से कहीं ज्यादा है, क्योंकि शहादत के वो सैकड़ों सालों से शहादत के आदी हैं। यानी कि अभी भी वो ईरान को ये दिखाना है कि हमारा अस्तित्व है, और जब बात अस्तित्व की आती है तो कोई भी अपनी जान को दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटता है। चर्चा को आगे जारी रखेंगे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, पहले अपने दर्शकों को वो बता दें। महाजंग के बीच एक बड़ी जानकारी यह है कि अमेरिका इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला देखने को मिला। ईरान के स्टील प्लांट्स पर हमले किए जा रहे हैं। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त की, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया है, स्टील प्लांट्स पर हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पे इजराइल और अमेरिका ने ईरान के स्टील प्लांट पर हमला बोला है। तो देखिए अब ये धीरे धीरे जंग जो है वो भीषण होता नजर आ रहा है। चलिए वापस चर्चा की ओर रुख करते हैं। जैनी सर, एक छोटा सा कमेंट और मैं आपसे यही लेना चाहूंगा। आप जिस तरीके से कह रहे थे कि कोई पॉलिटिकल वेंडिटा नहीं था, क्या हम ये माने कि पॉलिटिकल वेंडिटा था, लेकिन जैसे जैसे जंग बढ़ती गई अमेरिका के लिए, अमेरिका ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि ईरान इस तरीके से रिएक्ट करेगा। उनकी सोच जो थी वो जिस तरीके से वेनेजुएला में उन्होंने जो किया उसी तरीके से करने का इरादा रहा हो, लेकिन उसमें फेल होने के बाद अब वो समझ नहीं पा रहे कि हम करें क्या। कुछ हद तक अभिषेक आप सही कह रहे हैं कि उनको अंदाजा नहीं था कि ईरान इतने मजबूती से रिएक्ट करेगा। इन्होंने दो चीजों के ऊपर में इस बात को अपना तसल्ली करी। पहली तो ये कि जब जून 25 में अटैक किया था इजराइल ने, तब ईरान को काफी नुकसान हुआ था, और उस समय ईरान ने 18 घंटे के बाद में पहली जो रिएक्शन थी वो हुई। दूसरा, इनकी तसल्ली क्या थी अमेरिकन की कि विद्रोह हुआ था जनवरी में और दिसंबर में, आपने सुना होगा, जबकि के 40,000 आदमी जो है वो आयतुल्लाह ने और आईआरजीसी ने मारे थे। तो इनको ये एक विश्वास था कि अगर हम जो है बॉम्बिंग कुछ कर देंगे तो ये मौका ढूंढकर ईरान की पब्लिक खड़ी हो जाएगी और ईरान की जो सरकार गिर जाएगी और हम लोग कब्जा कर पाएंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि ट्रंप जो है वो नेतन्याहू की जो है चाल में फंस गए, क्योंकि जब 28 तारीख को अटैक हुआ, जैसे कि जून 25 में हुआ था, आपको शायद ज्ञान होगा इस बात का
वो नेतन्याहू के इजराइल ने बॉम्बिंग करी थी। हाँ। और बिना अमेरिका के पूछे या उनकी इजाजत के की थी। उसको ये तसल्ली थी कि मैं अगर एक बार बम मार दूंगा, आयतुल्लाह को मार दूंगा, तो अमेरिका तो मेरे साथ में आ ही जाएगा, क्योंकि जो जूइश लॉबी है अमेरिका में वो बहुत स्ट्रांग है और मेरा दोस्त है ट्रंप और वो मेरे को मदद। तो ट्रंप इसमें फंस गया। अब मैं आता हूं ये लैंड वॉरफेयर पे। देखिए, अगर अमेरिका जो है ग्राउंड ऑपरेशंस करता है, इससे बड़ी बेवकूफी नहीं होगी कोई भी वॉरफेयर में। अभिषेक, एज ए मिलिट्री एनालिस्ट आई एम सेइंग, उन्होंने जो है अपनी मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स 2,500 मरीन तैयार कर रखे हैं। उन्होंने जो 82 एयरबॉर्न डिवीजन जो कि के दूसरे महायुद्ध में राइन रिवर को क्रॉस किया था, बहुत नामी डिवीजन है, बहुत बहादुर है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिवीजन है 82 एयरबॉर्न डिवीजन, उसके 4000 पैरा ट्रूपर्स। अब चाहे आप खरग आइलैंड पे करें, चाहे आप मूसा पे करें, चाहे आप लिटिल डॉग पे करें, लेकिन सवाल ये है कि ये ईरान में कैसे जाएंगे, क्योंकि जो ईरान की जो ज्योग्राफी है वो ईरान के फेवर में है। अगर आप ज्योग्राफी देखें तो ईरान का तट का एरिया है जो खाड़ी से लगा हुआ है, वो सब पहाड़ी इलाका है, और तट जो है वो बड़ा ब्रोकन कोस्ट लाइन है, जहाँ की उनकी ठीक है जी, ठीक है जैनी सर, फिर आते हैं आपके पास कि ये मरीन्स या वो उन्होंने कोई एम्फीबियस लैंडिंग करी, जैसे कि वो यूएसएस ट्रिपोली को ला रहे हैं, जो कि उनकी एम्फीबियस की सबसे बड़ी अटैक बोट है। ठीक है सर, ये फंस जाएंगे। अब मनोज सर, अफगानिस्तान बन जाएगा। अफगानिस्तान में तो ये 20 साल बाद दुम दबा के भागे थे, यहाँ पर तो ये ईरानीज निकलने नहीं, उन्होंने तो 28 दिन में 30 दिन में ही चौंका दिया है, ईरान ने चौंकाया है, और शायद इस बात को अमेरिका बहुत अच्छे से समझ भी रहा होगा। ठीक है सर, जब बॉडी बैग्स अमेरिका में जाने लगेंगे, हमें भूलना नहीं चाहिए वहां पे प्राइमरीज के इलेक्शन ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, नवंबर में उनका मिड टर्म इलेक्शन होना है। ठीक है सर, अब मनोज सर के पास थोड़ा सा मैं जा रहा हूं। मनोज सर, और ये क्या हालात इस स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका पहले ही, क्योंकि ट्रंप के बयान जिस तरीके से बार बार चेंज होते रहे हैं, लग रहा है कि अमेरिका फंस गया है, और खास करके हॉर्मुज पे तो बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। अब ऐसे में क्या अमेरिका ऐसी गलती करेगा कि वो जमीन लड़ाई के लिए उतरे? देखिए अभिषेक जी, एक चीज हम सब लोग पिछले मतलब 28 दिन होने जा रहा है युद्ध को, ईरान अमेरिका और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप इसमें देख लीजिए तो ट्रंप की जो नीति रही है, जो पॉलिसीज रही है, वो जिस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं वो बिल्कुल उसके उल्टा उनका सारा कार्य होता है। और हम सब जानते हैं कि अमेरिका आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो चाहे सिक्योरिटी के मामले में हो या टेक्नोलॉजी के मामले में हो, लेकिन जिस तरीके से हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ने अपने बिजनेस के चलते, अपने ट्रेड के चलते पूरे विश्व को एक कटघरे में खड़ा कर दिया है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ट्रंप की जो मैच्योरिटी है वो वैश्विक राजनेता के रूप में ना होकर बल्कि एक ट्रेड मैन के रूप में दिख रही है, और शायद उसी का नतीजा है कि आज अमेरिका बुरी तरीके से फंसते जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका आज भी, उसके सामने कोई भी विश्व के देश 194 नेशन है, लेकिन कोई खड़े होने की साहस नहीं कर सकता है जिस तरीके की उसकी क्षमता है। इसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका पिछले 28 दिनों से ईरान के साथ युद्ध लड़ रहा है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि इस 28 दिन में किसको बेनिफिट हुआ और किसको नुकसान हुआ। अगर जब आप इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें अमेरिका सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहा है। अब दूसरी तरफ हम सब जानते हैं कि पेंटागन जिस तरीके का एक थिंक टैंक है अमेरिका का, क्योंकि वो पूरे मनोज सर, इसमें थोड़ा सा अगर प्रकाश आप डालें कि कैसे अमेरिका को फायदा आपको दिख रहा है, कि मतलब किस तरीके से? देखिए, एक चीज हमें समझना होगा कि अमेरिका हमेशा से अपने ट्रेड को सबसे आगे रखता है, और जिस तरीके से उसका जो टारगेट था कि हमें यहाँ पे वायल को कब्जा करना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इजराइल और खास करके जो ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सर्वाइवल की है। जैसे अभी जैन साहब बता रहे थे, वो एक सिविलाइजेशनल क्लास है, वो दोनों एक दूसरे को जब तक रहेंगे वो फाइट करते रहेंगे, नहीं तो उन दोनों का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। अब इसमें अमेरिका जिस तरीके से घुसा है, जिस तरीके से एंट्री की है, हम सब जानते हैं कि वो इजराइल को छोड़ नहीं सकता, और उसका मेन फोकस है जो ईरान का जो तेल है, जो उसका गैस है, वो फोकस्ड है। और आप देख सकते हैं कि इजराइल ने भी लेबनान में जिस तरीके से वहाँ पे हिजबुल्लाह को या हमास को जिस तरीके से डिस्ट्रॉय करके एरिया को कैप्चर करते जा रहा है, वो कहीं ना कहीं वो अपने एजेंडे में सफल होते दिख रहा है।
दूसरी तरफ तो अमेरिका यानी यही जो चाहता है कि जैनी सर जो पॉलिटिकल वेंडिटा की बात कर रहे थे उसमें अमेरिका को सफलता मिलती आपको दिख रही है कि जो अमेरिका ने सोचा था, पहले तो बात थी कि हम वहां की सत्ता को बदल रहे हैं, उसमें फेल हुआ। हॉर्मुज पे किस तरीके से फंसा हुआ है अमेरिका, ये सब जान रहे हैं कि वहां से अब तो साफ कह दिया है ईरान ने कि अगर हॉर्मुज से अमेरिका और इजराइल का जहाज क्रॉस करने की कोशिश करता है हम उसे ही खत्म कर देंगे। तो यहां तो अमेरिका फंसता हुआ नजर आ रहा है। फिर आप उसे कैसे मतलब ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा उसका पूरा हो रहा है? नहीं, देखिए अभिषेक जी, मैं ये ऑब्वियस है कि युद्ध में जब युद्ध शुरू हो जाता है तो उसका समाप्त कैसे होगा, जब तक दोनों देश एग्री नहीं करेंगे तब तक समाप्त हो नहीं सकता। और आप देख सकते हैं कि ईरान ने जिस तरीके से अपना एक पोजीशन ले लिया है और अमेरिका भी अब आज के डेट में उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो पीछे निकल नहीं सकता। आप देख सकते हैं वहाँ कल कांग्रेस में भी जिस तरीके से ट्रंप को सपोर्ट मिला, 3-4 मतों से वो युद्ध को जारी रखने का उनके मौका मिल गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उनकी मजबूरी भी है। और जिस तरीके से अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि चुनाव में जो उसका असर होने वाला, क्योंकि एक चीज हमें समझना होगा कि अमेरिका और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, आप 1969 का जो इस्लामिक रेवोल्यूशन था उस समय की अगर स्थिति को आप देख लीजिए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ट्रंप ने एक्शन लिया है वो एक तरीके से उनको एक यूनाइट भी कर रहा है। पॉलिटिकल विरोध वहां पे दिख रहा है। ऑब्वियस है कि अमेरिका को ये आंकने में गलती हुई है क्योंकि उनका जो गोल था रिजीम चेंज करने का वो होते हुए दिख नहीं रहा है। लेकिन जिस तरीके से युद्ध 28 दिनों से चल रहा है उसका कोई एंडिंग कहीं से दिख नहीं रहा है। और इसमें विश्व के सारे देश आप देख सकते हैं कि एक तरीके से तमाशा की तरह देख रहे हैं। और देखिए अमेरिका के जो शुरुआत के जो जितने नाटो और यूरोपियन देश थे सबने पहले मना किया, लेकिन अब धीरे धीरे उसके साथ खड़े होते जा रहे हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चाइना और अमेरिका का जो एक अभी जो विजिट जो कैंसिल हुआ उसके पीछे भी हमें ध्यान देना होगा क्योंकि आज ईरान वो विजिट तो आगे प्रस्तावित है। उम्मीद करते हैं उस विजिट के पहले शायद अगर युद्ध रुक जाए तो शायद बेहतर पूरी दुनिया के लिए होगा। ठीक है प्रदीप सर, अब आपके पास आ रहे हैं और आपसे समझना चाहेंगे ये स्थिति कि क्या अमेरिका ने जो सोच करके लगभग 28 दिन पहले युद्ध शुरू किया था, क्या उसमें उसे कोई सफलता मिलती दिखी है इन 28 दिनों में? और साथ ही साथ अब जो बात आ रही है कि लड़ाई अभी तक तो आसमानी थी, अब जमीनी की भी तैयारी है, क्या उस दिशा में अमेरिका बढ़ेगा अभी के हालात में? ऐसा है कि अभी तो ये युद्ध अभी चल रहा है और काफी दिन बीत गए हैं, 4 हफ्ते होने को आ रहे हैं। और उसमें जो अमेरिका की तरफ से अगर हमारे अमेरिकन दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ एरियाज में सफलता मिली है, कुछ एरियाज में अभी नहीं मिली है। जिन एरियाज में मिली है, एक तो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट जो सफलता हुई है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो पहले बहुत हेजिटेंट थे ईरान के खिलाफ खड़े होने के लिए, अब वो एक के बाद एक करके जुटकर कह रहे हैं कि हम ईरान के खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं अगर ईरान नहीं रुकेगा। तो ये फ्यूचर के लिए भी ये जो क्लियर कट डिवीजन हो गया है, एक तरफ गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज का और दूसरी तरफ ईरान का, यहाँ तक कि तुर्की ने, सऊदी अरेबिया ने भी कहा कि अगर सऊदी पे हमला होगा तो हम उसका भी जवाब देंगे। तो उस हिसाब से एक एरिया ये है जहाँ पर अमेरिका को काफी सफलता मिली है। दूसरा एरिया है कि जो जैसे एक वक्ता ने कहा अभी कि अगर मैंने जब युद्ध शुरू किया है उस समय पे केवल मैं इजराइल के साथ जा रहा हूँ और 1-2 छोटे मोटे देश हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। अब आस्ते आस्ते करके ऑलमोस्ट पूरा यूरोप, स्पेन को छोड़ के अमेरिका के साथ खड़ा हो गया। नाटो भी ऑलमोस्ट एकत्रित होके खड़ा हो गया अमेरिका के साथ। बहुत कम विरोध हो रहा है अभी अमेरिका का। तो उसमें इनको जो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग स्फीयर ऑफ सपोर्ट मिल रहा है वो काफी के लिए फायदेमंद रहेगा। जहाँ तक कि बाकी देशों का सवाल है, जैसे चाइना है और रशिया है, वो ईरान को बहुत डटकर एकदम उनको सहायता दे रहा है। उनको सारा जीपीएस का और सारे लोकेशंस का डेटा दे रहा है। तो ईरान के मिसाइल जो हैं जो अभी अमेरिकी टेक्नोलॉजी या यूरोपियन टेक्नोलॉजी पे निर्धारित नहीं है, बल्कि चीनी टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं और रूसी टेक्नोलॉजिकल हेल्प के साथ फायर कर रहे हैं, तो वो ये सारे टारगेट्स को पेनिट्रेट कर सक रहे हैं गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज में, इजराइल में, अमेरिकन बेसिस में, अमेरिकन एम्बेसीज में। उनके लिए नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो उसमें अमेरिका को काफ़ी सेटबैक हो रहा है।
अमेरिका ने तो हालांकि इसी सेटबैक जो को प्रदीप जी, जैसे ये सेटबैक है अमेरिका के लिए, अगर इस तरीके के हालात, अगर दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका, उसके साथ इस तरीके की स्थिति, जो टेक्नोलॉजी में सबसे मजबूत माना जाता है, जब टेक्नोलॉजी में वो कमजोर पड़ रहा है ईरान के सामने, कारण जो भी हो, चाहे वो चाइना और रशिया की मदद की वजह से क्यों ना ईरान वैसा कर पा रहा हो, तो ऐसे में जब ज्योग्राफी जो ईरान की है वो ईरान की मददगार होगी, वैसे में अमेरिका क्या ये डिसीजन लेगा कि ये अपने सैनिकों को वहां उतार दे जमीन पे? अच्छा, तो ये अभी देखना होगा, अगले 2-4 दिनों में क्लियर हो जाएगा। बट जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अगर ट्रंप ने जैसे कोशिश की, काफी बहुत ज्यादा कोशिश की कि रशिया को अपने पक्ष में कर ले, बट यहाँ पर जो अमेरिका में जो विचार है थिंक टैंक्स में और स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में, वो बहुत सालों से, बहुत दशकों से है कि रशिया हमारा दुश्मन है। ट्रंप ने बहुत कोशिश की इसको बदलने की, तो उसने फिर पुतिन के साथ दोस्ती करने की कोशिश की। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि अमेरिका थोड़ा सा बिहाइंड द कर्व रहा है, क्योंकि अगर ये युद्ध शुरू होने से पहले वो रशिया का और यूक्रेन का रशिया के फेवर में सॉल्यूशन निकाल लेता, जैसे कि कोशिश कर रहे थे, और रशिया उस टाइम पे फिर एकदम अमेरिका के पक्ष में आ जाता, तो ईरान को अभी हेल्प नहीं करता, तो ईरान को फिर चीन केवल को हेल्प करना बहुत ग्लेयरिंग हो जाता है एकदम पूरी दुनिया में, कि केवल चीन एक ऐसा देश है जो ईरान को बहुत ज्यादा सहायता दे रहा है, तो उनके लिए पूरे दुनिया में थोड़ा सा ग्लेयरिंग हो जाता। अब दृष्टिकोण से देखें, एक जो वहां पर सैनिक पहुंचेंगे तो वो तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं। यहाँ पर मैं वॉशिंगटन में हूँ, यहाँ पर गैस के प्राइसेस जो हैं, पेट्रोल के प्राइसेस $4 से ऊपर हो गए। जब मैं भारत गया था 1-1.5 महीने पहले, तो $2 के ऊपर थे, तो काफी बढ़ गए हैं। उधर से इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो हमारे घर का, वो भी काफी बढ़ता जा रहा है। जब हम ग्रोसरी के लिए जाते हैं, जब हम और चीजों के लिए जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो उनमें भी प्राइसेस काफी बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन काफी हो रहा है। दूसरी तरफ जो है सोशल बिल्कुल, तो ये सारे इफेक्ट्स जो हैं वो कितना परेशान करेगा पूरी दुनिया को और अमेरिका को, ये तो आने वाला वक्त और भी इसे बताएगा। तरफ जो ठीक है सर, डेट, बहुत ज्यादा डेट है, तो ये अगर बॉडी बैग अगर ये ठीक है चलता अब अहमद अब्बास जी, अब देखिए जिस तरीके से हर किसी के अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस हैं, कुछ को ये लगता है कि नहीं अमेरिका कमजोर पड़ रहा है ईरान के सामने, कईयों को लगता है कि ईरान जो है वो कमजोर पड़ रहा है, यानी अमेरिका ने जो सोच करके युद्ध शुरू किया था उसमें उसे सफलता मिलती दिख रही है। ईरान में किस तरीके के रिएक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि शुरुआत इसी चीज से हुई थी कि जो वहां की सत्ता है उसको बदला जाएगा। अब सत्ता के प्रति लोगों का रवैया किस तरीके का आप देखते हैं वहां? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरा नेशन इस वक्त एकजुट हो गया है। बेशक हो सकते हैं कुछ तादाद ऐसी भी हो जो अभी भी पॉलिसीज पर वो कुछ उनको कोई आलोचना करते हो, लेकिन इस वक्त ये हाँ अभी खत्म हो गया क्लास, अभी जो अभी पेश आएगी अगर 1 तारीख को, उसको अगर हम पूरे नेशन की बात करें कि इस वक्त हमारा मुल्क पहले कामयाब हो गया, तो ये मुल्क, सर आपकी तस्वीर चली गई, मेरी तस्वीर आवाज आपको मिल रही नहीं मालूम? 3700 जाएगी, 3837। हाँ जी, आवाज मिल रही है आपकी? अभिषेक जी आवाज आप? जी आ रही है, बोलिए सर। अच्छा जी। तो यहाँ पर एक ये माहौल बन गया है कि हमें मुल्क बचाना है। तो मैं तेहरान में हूँ, रोजाना शाम में 8 बजे लोग जमा हो जाते हैं स्क्वायर्स पर और चौराहों पर, पब्लिक जमा हो जाती है और 2-3 घंटे का प्रोग्राम होता है। हर पूरे तेहरान में हर जगह ये नजर आ रहा है। कहीं बहुत ज्यादा तादाद रहती है, कहीं छोटा महल वहाँ कम तादाद रहती है। जमा हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं, अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं, हमारी जो भी बहुत सारी कमियां, बल्कि एक मिसाल भी देते हैं, बहुत सारे लोग जो पॉलिसीज से बहुत इत्तेफाक नहीं रखते थे, भाई जैसे हमारे घर का ड्रेनेज खराब
था, हम उस पे हमको जो है वो एतराज था, लेकिन अब हमारे घर की छत गिरने जा रही है, तो अब हम इसको छोड़ के हमें छत बचाना है और पहले हमको बिल्डिंग और पब्लिक पूरी तरह से इस पे मैदान में, पूरी पब्लिक मैदान में, और तो इतना in ज्यादा short, जोर है, हमलावर है, एग्रेसर, हम बात कर रहे हैं, हमें पीछे नहीं हटना है। तो इस तरह की सिचुएशन, मतलब बात जो अच्छा एक चीज और आप एग्जिस्टेंस की जिस तरीके से एक चीज और यहाँ पर सर एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा। यहाँ पर ये सोच आम है कि अमेरिका कमजोर नहीं पड़ा, ये सबको पता है, लेकिन ये यकीन है कि हम इसका सामना कर लेंगे, और इसके अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता भी नहीं। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि बात हुई, ईरान ने कुछ कार्ड्स में यहाँ देख रहा था, मीडिया में इस पे काफी चर्चा है, कुछ अपने कार्ड्स अभी यूज नहीं किए। नहीं तो कार्ड अगर ईरान ने यूज नहीं किए हैं तो कई सारे ऐसे कार्ड हैं जो अमेरिका ने भी अभी यूज नहीं किए हैं। इस बात को तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर ईरान ने कुछ कार्ड यूज नहीं किए हैं तो अमेरिका के पास कितने कार्ड हैं, या सभी हैं, और वहां जो यमनी पोस्ट यकीनन कार्ड होंगे। जी मुझसे बात करना सर। हाँ, बिल्कुल मैं यही कह रहा, जैसा आपने कहा कि ईरान ने कई कार्ड नहीं यूज किए, लेकिन अमेरिका दुनिया में किसी की खड़े होने की हिम्मत अगर अमेरिका के सामने नहीं है, कुछ तो कारण होगा। तो अमेरिका के पास अभी कितने कार्ड होंगे ये सभी जानते हैं, ट्रंप के पास अपने ट्रंप कार्ड होंगे ही होंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए वो अचानक से 5 दिन के सीज फायर की बात करते हैं, लेकिन सीज फायर का कोई मतलब होता नहीं है, अटैक्स चालू रहते हैं। तो ट्रंप कहते क्या है, करते क्या है, ये तो किसी को पता नहीं चलता है। ठीक है सर, आपके पास फिर से आते हैं, लेकिन जैनी सर आप सर हिला रहे थे जब मनोज सर ही नहीं है, जो ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल वेंडेटा है अमेरिका का धीरे धीरे पूरा ही हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि वाकई में, क्योंकि सबसे पहली बात ये थी कि वहां सत्ता परिवर्तन, जैनी सर वो हुआ नहीं। अभिषेक, मैं सर इसलिए हिला रहा था क्योंकि मेरे सर के अंदर का दिमाग हिल रहा था वो बात सुन के कि अमेरिका जीत रहा है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स उसके हल हो रहे हैं, अमेरिका हावी है ईरान पे। दिस इज ऑल नॉनसेंस, बुलशिट, एब्सोल्यूट बुलशिट। एज अ मिलिट्री प्लानर आई कैन टेल यू, एज अ मिलिट्री एनालिस्ट, उनके दो मैं तो फैक्ट दे सकता हूं। पहली बात तो अभिषेक, ये सीज फायर वाली बात नहीं है, ना तो सीज फायर अमेरिका ने यूज किया वर्ड, ना इजराइल ने माना इसको और ना ईरान ने माना। इन्होंने बोला है कि 5 दिन का हम पॉज देंगे। पॉज तो आता है, लड़ाई में पॉज आता है, एक लॉजिस्टिक पॉज, क्योंकि इनकी मिसाइलें वगैरह खत्म हो गई हैं। आप देखें जो हजारों ड्रोन्स और मिसाइल्स जो ईरान फायर करता है, उसके लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स फायर करनी पड़ती है अमेरिका को, उनके पेट्रियट मिसाइल, उनके जो अलग वाली मिसाइल है, वो खाली 80, 100, 200 बना पाते हैं। और वो ये कहां से फायर कर रहे थे मिसाइल? जो खाड़ी में इनके बेसिस थे, जो खाड़ी के देशों में इनके बेसिस थे, अमेरिकन बेसिस, वहां से फायर कर रहे थे। और जो 2 इनके एयरक्राफ्ट कैरियर थे, जेरार्ड एफ जेरार्ड और इब्राहिम लिंकन, वहां से फायर कर रहे थे। अब वो खत्म हो गए हैं, तो ये इनको पॉज तो लेना ही था। अगर पॉज 5 दिन का काफी था तो ये कल क्यों अनाउंस किया ट्रंप ने कि 5 दिन का पॉज हम और देंगे? अरे भाई, तुमको अगर करना है, जो करना है करो। इसका मतलब कि उनका कोई एम ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा है। गले में ऐसी हड्डी अटक गई है जो ना निकली जा रही है ना निकाली जा रही है। आप देखें कि किस तरीके से होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए ट्रंप गिड़गिड़ा रहे थे, भीख मांग रहे थे नेटो कंट्री से। स्पेन ने मना कर दिया, इटली ने मना कर दिया, जर्मनी ने मना कर दिया। कैसे बोल रहे हैं मेरे को पैनलिस्ट के नेटो के देश जो हैं वो अमेरिका के साथ में? बिल्कुल नहीं है नेटो के देश। नेटो के देश तो झाड़ खा चुके हैं, गालियां खा चुके हैं, और वो इस बहाने में वेट कर रहे हैं कि कब ट्रंप को वो उल्टी दे सके उनकी जबान में। तो ब्रिटेन ने मना कर दिया, यहां तक कि चाइना से भी मदद मांगी
ट्रंप ने कि भाई मुझको ये जो है हॉर्मुज खोलने में मदद करो। चाइना ने बोला भाई आपने लड़ाई शुरू करी थी, आप ही जानो, आप मुंह मिट्ठू बने थे, अब जाके भुगतो। तो दूसरी तरीके से अभी ये अगर ट्रूप्स लेके आते हैं, देखिए ये असिमेट्रिकल वॉरफेयर है अभिषेक, असिमेट्रिकल। इट इज टेक्नोलॉजी हाई ग्रेड प्रिसिशन वॉरफेयर वर्सेस ईरान का असिमेट्रिक वॉरफेयर। ईरान के पास ना तो एयरफोर्स है, ना उसके पास नेवी है, उसके पास में एक तो सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ है, और जैसे अभी तेहरान से मेरे भाई बोल रहे थे, उनके पास में जो जनता है, जब एडवर्सिटी होती है ईरान में, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और आप अस्तित्व की जंग, देखेंगे बेसिकली अब अस्तित्व की जंग। 7,000 साल पुराना सिविलाइजेशनल कल्चर है अभिषेक, उसको 2-4 बॉम्ब से आप नहीं हटा सकते। और जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं, आई विल क्लोज माय थिंग देयर, ये दे आर ओनली यूज्ड टू हाई टेक प्रिसिशन वॉरफेयर। ये जब ईरान की पहाड़ियों में घुसेंगे, ये जब ईरान पे जबकि बीचेस के ऊपर लैंड करेंगे, ये जब ईरान के आइलैंड, खार्ग आइलैंड या मूसा आइलैंड पे लैंड करेंगे, इनका जो भूसा बनेगा, क्योंकि दे आर नॉट यूज्ड टू, दे आर नॉट ट्रेन्ड। आप वियतनाम देख लीजिए, वियतनाम में शुरू में इन्होंने 3,000 आदमी ले गए थे। वियतनाम वॉर कितने साल चली, और 50,000 तक इनको जो है क्या बोलते हैं वो एस्केलेशन करना पड़ा, सर्च करना पड़ा, जिस 50,000 ट्रूप। और जब वहां से बॉडी बैग्स आने लगे, वॉशिंगटन में लोग उनके पर्पल हार्ट जो मेडल देते थे, पर्पल हार्ट बोलते हैं उसको, पर्पल हार्ट जब फेंक रहे थे प्रेसिडेंट के मुंह के ऊपर में व्हाइट हाउस पे, तब जाके जो है वो वियतनाम से ये निकले। अफगानिस्तान में ये हुआ, इराक में ये हुआ, मनोज सर, में ये हुआ। अब आपका रिएक्शन जैनी सर के रिएक्शन पे, मनोज सर मुंह की खाएंगे। ठीक है सर, मनोज सर। देखिए अभिषेक जी, एक चीज तो मैं यहाँ पे अमेरिका के प्रवक्ता के रूप में नहीं बैठा, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग आज यहाँ पे एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स और एक एनालिसिस कर रहे हैं कि इस युद्ध से पूरे वैश्विक जो अर्थव्यवस्था जो उथल पुथल बची है, अब ये युद्ध तो चल रहा है, और इसमें अमेरिका जो मुझे दिख रहा है, अभी जैनी साहब जो बता रहे थे उनका अपना अनुभव है, और एक आर्मी से बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो समझ है उस आधार पे वो बात को रख रहे हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को अगर मानता हूं कि अगर आज भी अगर अमेरिका अगर कहीं से कमजोर है, तो आज उसके साथ उसके खिलाफ कोई विश्व का देश खड़ा क्यों नहीं हो रहा, उसके अगेंस्ट में क्यों नहीं आ रहा। वेनेजुएला कहीं ना कहीं ऐसे हिजबुल्लाह के साथ हो गया, हमास के साथ हो गया, ISIS के साथ खड़ा होना, ये ईरान के लोगों को भी तो सोचने की अब जरूरत है। हाँ, आज के वक्त में जैसा आपने कहा कि हर ईरानी जो है यही सोच रहा है कि देश को बचाना है, देश बचना चाहिए, लेकिन ईरान ने जो अपने आप को पिछले कुछ वक्त में, पिछले 50 साल को अगर हम देखें तो जिस तरीके से पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया है, सवाल इस पर भी उठेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो ये स्टेटमेंट गलत है कि ईरान ने ISIS को सपोर्ट किया है। ISIS को आप डोनाल्ड ट्रंप का खुद इस पे स्टेटमेंट है कि ओबामा ने बनाया है, अमेरिका ने बनाया है, ये आप थोड़ा कुछ साल पहले का है। और ईरान ने तो एक्चुअली यहाँ पर जो डिफीट है ISIS की इराक में या सीरिया में, उसको डिफीट देने में ईरान का हाथ था। ये बिल्कुल ही गलत जानकारी है, इसको करेक्ट करना चाहिए। अब कई चीज़ें जो है वो प्रदीप सर ने वो जिक्र कर दी। हिजबुल्लाह का जो केस है, हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हिजबुल्लाह 1982 में, असल में बहुत सारी बातें जिक्र कर दी जिनका एक लंबा इतिहास है, सब में अगर जाएंगे। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर अटैक कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। उससे पहले हिजबुल्लाह का कोई नामो निशान नहीं था। उस एग्रेशन को, उस कब्जे को खत्म करने के लिए हिजबुल्लाह बनी, और उसके बाद से आज तक वो लड़ी। आज भी लेबनान के कुछ एरियाज शबा फार्म इजराइल के कब्जे में, उनका भी यही कहना है जब तक ये कब्जा बाकी है तब तक हमारा रेजिस्टेंस बाकी है। ईरान हिजबुल्लाह को क्या मानता है? ईरान हिजबुल्लाह को क्या मानता है? बिल्कुल अपना एलाई मानता है, बहुत ही करीबी एलाई मानता है, और ये मानता है कि उसे अपने मुल्क की, अपने मुल्क की हिफाजत का, और जो उस पर कब्जा इजराइल ने गैर कानूनी कर रखा है, उस कब्जे को छुड़ाने का उसका पूरा अधिकार है, ये सपोर्ट करता है। और हमास की बात कर रहे हैं, हमास को ईरान का जो नजरिया है वो फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी सरजमीन पर 1967 के बाद और ज्यादा एरियाज पर इजराइल ने कब्जा कर लिया और फौजी हमले करके कब्जा कर लिया। शुरुआत में जो कब्जे हुए
वो एयरगन और इस तरह के संगठन थे 1948 से पहले, उस तरह से उन्होंने कब्जे करके और फिर इजराइल बनाया। फिर उन्होंने हमले कर करके जमीनों पर कब्जा करके और उनको भगाते गए और उनको ले जाके गजा के एरिया में उनको सबको जमा कर दिया। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो नकब के और बहुत सारे जो बस्तियां इजराइल में हैं वहीं के रहने वाले, उनको याद है। आप एक जर्नलिस्ट बहुत मशहूर लंदन में रहते हैं, अब्दुल बारी अतवान, उनको अपना जगह महमूद अब्बास जो फिलिस्तीनी इंतजामिया के सरबराह हैं, वो खुद उस एरिया में है जहां से इजराइल ने उनको जबरदस्ती भगा दिया है। वो अपनी जमीन वापस लेने के लिए लड़ रहे हैं। ये ईरान का मौक़िफ़ है अब कि वो अपनी जमीन वापस, और जो इजराइल है वो ऑक्यूपायर है और उसके खिलाफ वो कर रहे हैं, उनका हमले जारी। ईरान का उसको सपोर्ट है। ये ईरान की मैं वो पोजीशन बता रहा हूँ कि जो वो है। हुतीज की बात की, हुतीज यमन में है, अपनी सरजमीन में है। उनका जो भी क्लैश है वो सऊदी अरब के साथ रहता है। ईरान के अलाइज, ईरान ने उनको सपोर्ट किया, ईरान को सपोर्ट करता है, वो ईरान को सपोर्ट। एक चीज मैं बताऊं यहाँ पर, इससे थोड़ा सा हटके देखिए, जब जो है अमेरिका ने इराक वॉर शुरू की और धीरे धीरे इस रीजन में बेसेस बनाना शुरू की, ईरान को उस समय ही ये लग गया था कि ये असल में सारी तैयारी हमारे खिलाफ है और हमें कहीं ना कहीं ये उखाड़ के अमेरिका फेंक देगा, हमें रहने नहीं देगा। ये इनका ऐसा, उसी वक्त से इन्होंने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक बनानी शुरू की उसी का जवाब देने के लिए। और वो आप देखेंगे कि इराक में भी फोर्सेस बना दी, लेबनान। आज जो जंग हो रही है तो उसमें इराकी फोर्सेस आप देख रहे हैं कि इराक के अंदर जो हमले हो रहे हैं वो इराकी फोर्सेस कर रहे हैं, जो ईरान के अलाइज या जो यमन में जो तैयार हैं। तो इन्होंने पूरा एक नेटवर्क बना के खड़ा कर दिया कि हमें अमेरिका का सामना इस तरह से करना है। तो ये सूरत हाल है। बाकी जो बहुत सारी बातें सर ने कही, वो क्या ईरान किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और अमेरिका किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो एक लंबी, अगर उसमें हम जाएंगे तो बहुत लंबी बात है। सर अब धीरे धीरे क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ेंगे और जैनी सर क्लोजिंग कमेंट आप ही से चाहेंगे कि क्या जो चर्चा का विषय था, क्या जमीनी लड़ाई हम आने वाले कुछ वक्त में देखने वाले हैं? ये पॉज की जो बात आ रही है, पॉज के बाद शायद क्या हम जमीनी लड़ाई देखें? अभिषेक, मैं तो इतना ही कहूंगा विद फैक्ट्स, 1945 से लेके अभी तक अमेरिका कोई भी लड़ाई नहीं जीता है। कहां कहां लड़े हैं, जहां जहां लड़े हैं वहां वहां से दुम दबा के भागे हैं और कोई लड़ाई नहीं लगा। दूसरी बात, हम बोलते हैं वियतनाम वॉर, इजराइल वॉर, ये वॉर, ईरान वॉर, इराक वॉर, कुवैत वॉर, इसको हम यूएसए वॉर क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि यूएसए वॉर तो सब वॉर में था और यूएसए ही हमलावर था। और यूएसए ही क्यों नहीं बोलते? क्योंकि यूएसए हारा, इसमें हारा। अब मैं आता हूं आपकी बात पे। अगरचे के ये लैंड ऑपरेशन करेंगे, एज ए मिलिट्री मैन आई कैन टेल यू व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन्वॉल्व्ड इन ए व्हाट वी कॉल ए एम्फीबियस ऑपरेशन। एम्फीबियस ऑपरेशन होता है कि आप सी के जरिए आए, लैंड पे आए और फिर आप इनलैंड गए, या फिर आप पैराट्रूपिंग करके आपने आए, लैंड पे आए और इनलैंड गए। देखिए, अगरचे के ये इस तरीके से करते हैं कि इराक के थ्रू जो उनके वो है रेवोल्यूशनरीज, मैं नाम भूल रहा हूं, उनके थ्रू अगर आ रहे हैं या बलूचिस्तान के थ्रू आ रहे हैं, बलूच की हेल्प से आ रहे हैं, तो कुछ हद तक शायद ये सक्सीड कर जाएंगे। लेकिन अगर ये सोचते कि कोई हम आइलैंड ले लेंगे तो फिर मुश्किलें अमेरिका के लिए होंगी। तो ईरान मिसाइल वक्त मेरे पास इतना ही है, बर्बाद कर देगी। वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना अहम होगा कि क्या वाकई में अमेरिका ईरान के खिलाफ जमीनी लड़ाई के लिए तैयार है और जमीनी लड़ाई लड़ेगा, देखना अहम होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।